वॉरेन बफेट फॉलोअर्स। तो हमारी डेफिनेशन ऑफ रिच क्या है? वॉरेन बफेट काइंड ऑफ रिच। तो मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, क्या मैं सेंसेक्स निफ्टी खरीद के वॉरेन बफेट जितना अमीर बन पाऊंगा, हां या ना? उसके लिए सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि वॉरेन बफेट के पास पैसा कितना है। कितना है? $100 बिलियन। फिर समझना पड़ेगा कि उन्होंने इतना पैसा कमाया कैसे। उन्होंने इतना पैसा कैसे कमाया समझने के लिए हम कहां जाएंगे? उनकी वेबसाइट berkshire-hathaway.com पे। berkshire-hathaway.com पे। तो वॉरेन बफेट जो है वो क्या है, अपनी लेटर्स, वो बुक्स नहीं लिखते, लेटर्स टू शेयर होल्डर्स लिखते हैं, और उनके लेटर्स पढ़ के हम जैसे लोग सीखते हैं। तो सबसे रीसेंट लेटर में उन्होंने बताया मैं इतना अमीर बना कैसे, उसकी उन्होंने जर्नी पूरी अपनी दिखाई। तो उन्होंने क्या दिखाया? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्या दिखा दिया? ईयर 1965 से बर्कशायर बनी, और यहां पे क्या लिख दिया? मार्केट वैल्यू ऑफ बर्कशायर, कितना बढ़ा कितना घटा, क्योंकि वॉरेन बफेट सर का जितना भी पैसा है सब कहां पड़ा है? बर्कशायर नाम के स्टॉक में ही पड़ा है। उसका उन्होंने हर साल का क्या बता दिया? एनुअल परसेंटेज चेंज, वो इतना अमीर बने कैसे। तो अगर आपको भी वॉरेन बफेट जितना अमीर बनना है, उनको कॉपी करना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले साल बफेट सर ने कितना कमाया? 1965 में वॉरेन बफेट का रिटर्न है 49.5%। तो अगर हमको भी वॉरेन बफेट बनना है तो कितना कमाना पड़ेगा? 49.5%। अगले साल क्या हुआ? माइनस में चले गए वो, मतलब उनका पैसा क्या हो गया? कम। जब उनका पैसा कम हुआ तो उन्होंने ये बोला क्या, यार स्टॉक मार्केट तो बड़ी रिस्की है, कभी बढ़ता है कभी गिर जाता है, बंद कर देंगे? नहीं, उन्होंने कहा स्टॉक मार्केट्स आर प्रॉफिटेबल ओनली बिकॉज दे आर अनसर्टन। इसका रिटर्न ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि ये अनसर्टन होता है। फिर अगले साल कितना हुआ? 13, फिर 77, 19, फिर वापस माइनस हो गया। तो आप नोटिस कर रहे हैं, कभी पैसा प्लस, बीच बीच में माइनस, फिर 88.1 माइनस 2.5, और ये देखिए माइनस 48.7। यानी इन्वेस्टिंग के दुनिया के भगवान वॉरेन बफेट, उनका पैसा भी 50% नीचे था। वॉरेन बफेट बार बार लोगों को बोलते हैं, मेरा ये पोर्टफोलियो देख के आपको समझ पड़ना चाहिए that if you can't see your portfolio going down by 50%, if you can't see your portfolio going down by 50% without a heart attack, stock market is not the right place for you, क्योंकि उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा। फिर उन्होंने बताया अगर मेरे साथ कोई इन्वेस्ट करते रहता इतने साल तो उसका ओवरऑल गेन कितना हो जाता। नीचे देखिए, अगर कोई मिस्टर बफेट के साथ इन्वेस्ट कर रहा होता 1964 से लेके अब तक, कभी ज्यादा कभी कम करते करते, कभी पैसा ज्यादा कभी माइनस करते करते, उनका ओवरऑल रिटर्न इतना हो जाता। इतना मतलब एक बार पढ़ लीजिए। मैंने आपको बोला था अपने स्पाउस के साथ देखना है ये सेशन, मैंने आपको बोला था बच्चों के साथ देखना है, पेरेंट्स के साथ देखना है, सबको बोलिए पढ़ने के लिए, क्योंकि नंबर पढ़ने में मजा तो आता ही है। और वो नंबर क्या है? 2.8 मिलियन%। अगर कोई मिस्टर बफेट के साथ इन्वेस्ट कर रहा होता तो 28 लाख % बढ़ गया होता। तो मैंने जब ये सुना तो मेरे मुंह से निकल गया है तो भगवान है। तो उन्होंने अपने लेटर्स में समझाया इस गलत फहमी में पड़ जाना कि मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी हूं। तो मैंने बोला लेकिन रिटर्न तो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। उन्होंने बोला बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न नहीं है। तो मैंने बोला कैसे? उन्होंने बोला ये समझने के लिए आप मेरा ओवरऑल रिटर्न मत देखो, मेरा कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न देखो। उन्होंने बताया कि भाई इतना अमीर बनने के लिए मेरा ओवरऑल रिटर्न तो है 28 लाख %, 2.8 मिलियन%, लेकिन अगर आप मेरा साल का रिटर्न देखो तो एनुअल गेन इज हाउ मच? 20% पर एनम। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, फाइनेंशियल लिटरेसी लेसन नंबर 1। बहुत अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए होता। अगर आपको 20% रिटर्न भी मिल जाता कंपाउंडेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आप बहुत अमीर बन जाते। तो वॉरेन बफेट बार बार बोलते हैं, जो आइंस्टाइन के कोट को रिपीट करते हैं, दैट कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। रिटर्न 20 ही है, लेकिन 20% कंपाउंडेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विल मेक यू वेरी रिच। और वो बार बार बताते हैं कि आपको मेरे इस पोर्टफोलियो से क्या समझना है कि इन्वेस्टिंग के दुनिया के सिर्फ 2 रूल हैं। रूल नंबर 1, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। यानी ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट मत कर देना जिसका रिटर्न कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन उसमें जीरो होने का चांस हो। क्योंकि अगर पैसा जीरो हो गया तो कहानी क्या हो जाएगी? खत्म। कम रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में प्रोडक्ट इन्वेस्ट कर लेना, लेकिन वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर कम रिटर्न भी कंपाउंड होते गया तो आप बहुत अमीर बन जाएंगे। और सेंसेक्स निफ्टी कभी जीरो हो नहीं सकता। तो हमने क्या बोला?
हम भी सेंसेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या समझ पड़ा कि अगर कोई वॉरेन बफेट जितना अमीर बनना चाहता है तो सुनीता मैम का क्वेश्चन है वेयर टू इन्वेस्ट रिटायर्ड पर्सन, तो मैंने बोला Q&A सेशन हमारा कितने टाइम का है, 1 आवर का क्वेश्चन आंसर सेशन है। आप पूरे क्वेश्चन मेरे को वहां पूछेगा और मैं बताऊंगा, अभी प्लान भी बनाऊंगा अलग अलग एक ब्रैकेट के हिसाब से। लेकिन क्या समझ पड़ा कि भाई वॉरेन बफेट जितना अमीर बनना है तो साल का रिटर्न कितना चाहिए, 20%, लेकिन कौन सी करेंसी में, यूएस डॉलर में। अब मुझे ये बताइए, इंडिया में अगर आप वॉरेन बफेट का मैजिक रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो आप तो कौन सी करेंसी में करेंगे, आईएनआर में करेंगे। तो क्या 20% से बात बन जाएगी, नहीं। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि रूपी हर साल 4% से क्या होते रहता है, डेप्रीशिएट, क्योंकि हमारी महंगाई अमेरिकन महंगाई से थोड़ी क्या होती है, ज्यादा, तो हमारी करेंसी ज्यादा डेप्रीशिएट करती है, तो 4% डेप्रीशिएट करती है। इसका मतलब क्या समझना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा अगर आपको इंडिया में वॉरेन बफेट बनना है तो आपका रिटर्न कितना आना चाहिए, 24-25%। क्या सब मेरे साथ हैं, ये समझ चुके हैं कि अगर हमको इंडिया में वॉरेन बफेट का मैजिक रेप्लिकेट करना है तो हमारा 20% से बात नहीं बनेगी, 24-25% से बात बनेगी। तो मैं अभी क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहा क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने बोला कि ये तो हम करेंगे आप इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। ऑलराइट, तो 24% पर एनम चाहिए, तो सेंसेक्स निफ्टी ने कितना रिटर्न दे दिया, तो सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो देखना पड़ेगा कि कहां से रिटर्न देखें। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न बहुत अच्छा है और कई लोग बोलते हैं बिल्कुल खराब है, तो हम कैसे पता करें कि सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न कितना है। तो मेरे कॉलेज में प्रोफेसर थे, वो बार बार बोलते थे ये तो डिपेंड करता है आप क्या देखना चाहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि सेंसेक्स बहुत अच्छा रिटर्न देता है तो आप नीचे से चेक कर लो, अगर आप देखना चाहते हैं ये बहुत खराब है तो पीक से देख लो। तो बार बार बोलते थे ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बियर होल्डर। तो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिखाना चाहता है कि सेंसेक्स अच्छा नहीं है वो क्या बोलेगा, अगर 2008 में आपने 21,000 पे इन्वेस्ट किया होता तो आज 2022 में 14 इयर्स बाद या 13 इयर्स बाद आपका पैसा कितना होता, सिर्फ 60,000, मतलब 3 गुना ही बड़ा होता। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसको अच्छा दिखाना है वो कैसे दिखाते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, अगर 2009 के बॉटम पे इन्वेस्ट किया होता 8,000 पे तो आज मार्केट कितने पे होती, 60,000। जिसको खराब दिखाना होता है वो बोलता है अगर 2000 के डॉट कॉम बबल के पीक पे इन्वेस्ट किया होता तो कोई खास अच्छा नहीं था। जिसको अच्छा दिखाना होता है बोलते हैं अगर 9/11 का जब टेररिस्ट अटैक हुआ था उस बॉटम पे इन्वेस्ट किया होता तो रिटर्न बहुत अच्छा होता। इसका मतलब क्या है भाई, वो तो डिपेंड करता है आप क्या देखना चाहते हैं। अच्छा देखना चाहते हैं रिटर्न तो नीचे से कंपेयर कर लो, खराब देखना चाहते हैं तो ऊपर से देख लो। तो लोगों ने बोला फिर रिटर्न है कितना। ये बूम एंड बर्स्ट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए आपको बहुत लंबे पीरियड का टाइम लेना चाहिए ताकि बूम एंड बर्स्ट का इफेक्ट जो है वो निगेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, 1979 सेंसेक्स कितने पे था, 100, और आज 43 इयर्स बाद 2022 में सेंसेक्स कितने पे चल रहा है, 60,000 पे चल रहा है। तो हमने बोला इसका रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू रेट। मैं कैलकुलेशन सिखा नहीं रहा, आंसर दे रहा हूं। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो गए, से 43 इयर्स, पीएमटी बीच में कुछ नहीं डाला, स्टार्टिंग में कितने डाले थे, 100 रुपए डाले थे, और अब कितने हो गए, 60,000 के आसपास हो गए। तो इसका सीएजीआर कितना है, 16% पर एनम। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, दिस इज एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। एक्सक्लूडिंग डिविडेंड मतलब जो कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया सेंसेक्स 50 में वो बीच बीच में डिविडेंड भी दे रहे थे, अगर वो डिविडेंड को भी निकाल के आप री इन्वेस्ट कर देते तो रिटर्न हो जाता 17.5 या 18% पर एनम इंक्लूडिंग डिविडेंड। इससे क्या समझ पड़ा, अगर मैं डिविडेंड इंक्लूड करके इन्वेस्ट करते रहता तो मेरा सेंसेक्स निफ्टी में रिटर्न हो जाता 18% पर एनम। लेकिन वॉरेन बफेट बनने के लिए इंडिया में कितना चाहिए था, 24% पर एनम। तो पहला क्वेश्चन क्या था, क्या मैं सेंसेक्स निफ्टी खरीद के वॉरेन बफेट जितना अमीर बन सकता हूं, आंसर है नहीं। क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि बनने के लिए चाहिए था 24% पर एनम और यहां कितना मिला है, 18% पर एनम। 6% पीछे रह गए, कंपाउंडेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कंपाउंडिंग की वजह से 6% का गैप भी क्या हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे को अगला क्वेश्चन जो है वो मेरे को चैट बॉक्स पे उसका आंसर लिख के दें, यस या नो में।
कि सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट करके मैं वॉरेन बफेट जितना अमीर नहीं बन सकता, ये तो मेरे को पता है। बट मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं सेंसेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट करके 18% पर एनम पे अपनी वेल्थ बढ़ाते रहता हूं, तो क्या मैं अमीर बन सकता हूं? तो पहले मुझे बताइए, क्या मैं 18% पर एनम पे अपनी वेल्थ अगर बढ़ाते रहूं तो मैं वॉरेन बफेट जितना अमीर तो नहीं बन सकता, लेकिन क्या मैं अमीर बन सकता हूं? नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अमीर बन सकता हूं। $100 बिलियन नहीं होंगे वॉरेन बफेट जितने, लेकिन क्या मैं अमीर बन सकता हूं? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। और कितना अमीर बन सकते हैं, कितनी वेल्थ क्रिएट हो सकती है, वो मैं जब फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा तो आपको ये दिखाऊंगा भी। बट फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले सबसे पहले क्या समझ लेते हैं, what is the guarantee that these kind of returns will be replicated in future? भाई पास्ट में रिटर्न मिला है अच्छा, ये तो पता ही है, आगे भी अच्छा रिटर्न मिलेगा उसकी क्या गारंटी है? ये समझने के लिए हमको थोड़ी सी बेसिक इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी। क्या समझते हैं भाई? हमको ये डर लग रहा है कि स्टॉक मार्केट तो रिस्की है, तो क्योंकि हमको मार्केट रिस्की लगती है इसलिए हम पैसा कहां रख देते हैं? बैंक में रख देते हैं, बैंक एफडी में। तो मुझे बता सकते हैं आपको बैंक एफडी में क्या रेट मिल जाता है? क्योंकि आप उसको रिस्क फ्री समझते हैं या कम रिस्की समझते हैं, तो आप पैसा बैंक में पार्क करते हैं। बैंक एफडी में क्या रेट मिल जाता है? 6%, 7%, 8%, आजकल 5-6%, पहले 8% भी मिलता था। तो आपने नोटिस किया कि जब आप पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक आपको 6-7-8% देता है। लेकिन बैंक देता कैसे है, बैंक कैसे कमाता है? तो बैंक क्या करता है, आपसे पैसा लेता है, आपसे पैसा बोरो करता है, किस रेट पे? 6-7-8% पे। और आगे किसी को पैसा लेंड कर देता है, किस रेट पे करता होगा? अगर आपसे 6-7-8 पे लेता है तो लोगों को 10-11-12% पे दे देता होगा। उसका जो गैप है उसी को तो क्या बोलते हैं? नेट इंटरेस्ट इनकम। तो बैंक क्या करता है, आपसे 6 पे लेता है, पब्लिक को 10 पे देता है, और 4% का क्या कमाता है? नेट इंटरेस्ट इनकम। लेकिन ये आगे किसको लेंड करता है? आगे लेंड करता है एजुकेशन लोन के फॉर्म में, या फिर और किसके फॉर्म में करता है? हाउसिंग लोन के फॉर्म में, या और किसको देता है? इंडस्ट्री को देता है। और ज्यादा किसको देता है? इंडस्ट्री को ही देता है। बाकी तो बहुत कम रेट पे, बाकी तो बहुत कम कम पैसा देते हैं। अधिकतर तो किसको देते हैं? इंडस्ट्री को ही देते हैं। और इंडस्ट्री में कौन? इंडस्ट्री मतलब मुकेश अंबानी को दे देते हैं। मुकेश अंबानी, रिलायंस के पास बहुत जबरदस्त लोन है। और किसको देते हैं? टाटा वालों के पास बहुत लोन है, भारतीय एयरटेल वालों के पास बहुत लोन है, सुनील मित्तल के पास। अब लोगों ने बोला इन सबका नाम लिख रहे हो तो विजय माल्या का भी लिख लो, तो मैंने बोला विजय माल्या को भी लोन दे देते हैं। अब विजय माल्या का नाम सुनते ही आपको डर क्या लगता है कि भाई अगर हमने पैसा स्टॉक मार्केट में डाला और विजय माल्या जैसा बैंक्रप्सी हो गई तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तो मान लेते हैं आज आपने मेरे बोलने पे सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट किया, कौन सी कंपनीज में? इंडिया की टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, ये सोच के कि पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन बढ़ने के बजाय ये कंपनी सारी की सारी बैंकरप्ट हो गई, विजय माल्या हो गई, और आपका पैसा क्या हो गया? डूब गया। मतलब सेंसेक्स और निफ्टी में आपने जितना भी पैसा डाला था वो क्या हो गया? जीरो हो गया। जैसे ही जीरो हुआ आप मेरे पास आए, आपने बोला यार क्या कर दिया वरुण, जीरो हो गया, इससे अच्छा तो पैसा बैंक में रख लेते। तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि अगर सेंसेक्स और निफ्टी डूब गया तो ये इंडिया की टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज डूब गई। सेंस बैंक्स ने जो पैसा था वो किसको दिया हुआ था? इन्हीं को पैसा दिया हुआ था। अगर ये डूब गए तो बैंक में जो आपने पैसा रखा है क्या उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा? नहीं। इंटरेस्ट छोड़िए, क्या प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा? नहीं। इसका मतलब मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इसका मतलब आपका पैसा बैंक में तब तक ही सेफ है जब तक इंडस्ट्री का रिटर्न बैंक के रिटर्न से क्या है? ज्यादा। बहुत ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला है, आप सबका पैसा बैंक में तब तक ही सेफ है जब तक बैंक सेफ रहे, और बैंक तब तक ही सेफ है जब तक इंडस्ट्री का रिटर्न, जिसको उन्होंने क्या दिया हुआ है? लोन, जब तक इंडस्ट्री का रिटर्न बैंक के बोरोइंग रिटर्न से क्या है? ज्यादा है, तब तक ही बैंक बचेगा, वरना तो बैंक की कोलैप्स हो जाएंगे। आप बहुत ध्यान से सुनिए, इसका मतलब लंबे समय में बैंक्स को सेफ रखने के लिए, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, लंबे समय में बैंक्स को सेफ रखने के लिए, बैंकरप्सी से बचाने के लिए इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन एन एवरेज बैंक से ज्यादा होना चाहिए। उसके लिए तीन फोर्सेस लगातार काम करती हैं कि इंडस्ट्री का रिटर्न बैंक के रिटर्न से ज्यादा हो। और वो तीन फोर्सेस कौन सी हैं? सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर,
भाई एंटरप्रेन्योर जान लगा देता है कि कंपनी कोलैप्स ना हो, लेकिन अगर कोलैप्स हो गई तो लंदन वंदन जाने का सोचता है। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर फेल हो जाता है तो मदद करने के लिए दूसरी फोर्स आती है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सोचिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडस्ट्री का प्रॉफिट कैसे बढ़ाती है? वो इंडस्ट्री को पूछती है कुछ नहीं बन रहा पैसा, तो लोग बोलते हैं कुछ नहीं बन रहा सर, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट क्या कर देती है नीचे। इससे क्या फायदा होता है? मुकेश अंबानी ने 100 करोड़ का लोन लिया था, अभी वो 8% पे कर रहा था, तो लोन इंटरेस्ट कितना पे करना था? 8 करोड़। लेकिन जैसे ही आरबीआई ने इस पे रिटर्न 5% कर दिया रेट, तो कितना चुकाना पड़ेगा? 5 करोड़। आपने नोटिस किया, जैसे ही रेट कम होंगे मुकेश अंबानी का इंटरेस्ट पेमेंट क्या हो जाएगी? कम, तो कंपनी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज्यादा। दूसरा क्या फायदा होगा? जैसे ही इंटरेस्ट कम होगा तो पब्लिक की बाइंग पावर क्या हो जाएगी? ज्यादा, वो ज्यादा लोन लेके सामान खरीद पाएंगे, तो कंपनी ज्यादा सामान बेच पाएगी, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो जब एंटरप्रेन्योर फेल करता है तो कौन आता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट रेट नीचे करने के बाद भी बात नहीं बनती, तो कौन आता है? तो आ जाता है गवर्नमेंट, आ जाती है। और गवर्नमेंट बोलती है कि भाई इंडस्ट्री का प्रॉफिट ज्यादा होना ही चाहिए, कुछ भी करो उसके लिए। जैसे यूपीए क्या करती थी? यूपीए बोलती थी देखो कुछ नहीं बन रहा तो चिंता मत करो, मेरे पास एक स्पेक्ट्रम है 2G स्पेक्ट्रम, बहुत महंगी चीज है, लेकिन मैं तुमको फ्री में दे रहा हूं, फ्री में लो, पैसा कमाओ, लेकिन चुपचाप अपना लोन चुका देना। उस एलोकेशन में क्या स्कैम हुआ ये मेरे को कोई आइडिया नहीं है, वो कोर्ट बता सकता है। लेकिन एलोकेट क्यों करते हैं? इसलिए एलोकेट करते हैं ताकि इंडस्ट्री को क्या हो? बेनिफिट। फिर यूपीए ने बोला, मतलब यूपीए मतलब मनमोहन सिंह की सरकार, उन्होंने बोला अरे 2G स्पेक्ट्रम तो छोड़ो, हमारे पास कोल माइन भी है, बहुत महंगी चीज है, तुमको दे रहे हैं फ्री में, फ्री में लो, पैसा कमाओ, लेकिन चुपचाप अपना लोन चुका देना, वरना मेरी पब्लिक का पैसा जो बैंक में पड़ा है वो कोलैप्स हो जाएगा। फिर नई सरकार आई, एनडीए सरकार। एनडीए ने बोला हम क्या दें, हम क्या दें? क्या आप में से कोई चैट बॉक्स पे मेरे को लिख के बता सकता है कि एनडीए सरकार ने ऐसा इंडस्ट्री को क्या दिया जिससे उनका रिटर्न ज्यादा हो गया? पहले वोडाफोन से तो पैसा मांग रहे थे, उन्होंने बोला आप छोड़ दो, तुम ले लो, थोड़ा बेनिफिट ले लो, बाद में देते रहना, क्योंकि कोलैप्स मत हो जाना, लोगों का पैसा बैंक में पड़ा है, तुम आप कोलैप्स हो गए तो बैंक की भी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन एनडीए ने क्या दिया, किसी को आइडिया है? एनडीए ने टैक्स ब्रेक दिया। अभी तक इंडिया में कंपनीज पे कर रही थी 30%, उसने कल आते ही बोल दिया अब से कितना पे करना है? सिर्फ 25%। 5% का क्या दिया? छूट। और बोला प्रॉफिट बढ़ाओ अपना, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा के क्या फायदा हुआ? अपना लोन चुपचाप चुका देना। तो इसका मतलब आपने क्या सीखा अभी तक? कि अगर आप सेंसेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, और लंबे समय में इंडस्ट्री का रिटर्न बैंक के रिटर्न से ज्यादा होगा ही होगा। उसके लिए 3 फोर्सेस आपके साथ लगातार काम कर रही हैं, इसलिए आपको सेंसेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, और इसीलिए आगे भी रिटर्न आपका बैंक के रिटर्न से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा ही होगा। अगर बैंक के रिटर्न से कम हुआ तो सभी कोलैप्स हो जाएंगे। अभी जितना भी हमने सीखा उसके ऊपर क्या करते हैं, थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब आप में से कई लोग जो है वो 20 साल के हैं, कोई 30 साल का है, कोई 40 का है, कोई 60 का है, 50 का है। सब क्या सोच रहे हैं? यार ये तो समझ पड़ रहा है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से अपना प्लान कैसे बनाए? उसके लिए हम थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का काम हमने सबसे ज्यादा कहां किया? सबसे बड़ा काम हमने किया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में, डायरेक्टर जनरल सर के शर्मा सर के अंडर, जहां पे 2016 से 2018 तक उन्होंने हमको एक्सेस दिया बीएसएफ का। हर बॉर्डर बीएसएफ के फ्रंटियर पे हम गए, वहां पे लेक्चर्स किए, सैटेलाइट के थ्रू उनको पढ़ाया गया, फाइनेंशियल कैंप्स बनाए गए, और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद 2.5 लाख जवानों और ऑफिसर्स में से ऑफिशियल डेटा ये कहता है दैट 60,000 जवान्स एंड ऑफिसर्स स्टार्टेड डूइंग एसआईपी फॉर देयर रिटायरमेंट। जब ये सक्सेसफुल हुआ तो हमारा नाम टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, इसको कवर किया गया, और कवर होने के बाद बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इनके डायरेक्टर जनरल्स के लिए भी हमने पूरा सेशन किया कि वो कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसके बाद आर्मी ने हमको बोला कि आप हमारे रिटायरिंग ऑफिसर्स के लिए कर सकते हो क्या? तो हम आर्मी के रिटायरिंग ऑफिसर्स के लिए करते हैं, जिनके पास रिटायरमेंट पे एक लमसम पैसा आता है, उस पैसे को वो कैसे मैनेज करें जो उनको रिटायरमेंट पे मिलता है।
तो वो आर्मी के लिए भी हमने किया। और इन सब चीजों के लिए हमको एक किताब में कवर किया गया है जिसका नाम है हीरोज अमंग्स अस, जो हमारा कंट्रीब्यूशन था टू द आर्म फोर्सेस एंड द पैरामिलिट्री फोर्स। और इन सब चीजों के लिए देयर वाज नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एट ऑल। किसी कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, ना हमको कोई पेमेंट हुई, किसी को पेमेंट नहीं हुई, बट दिस वाज जस्ट अ वे टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी इन द कंट्री। हमने सिर्फ वहां फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड नहीं की है, हम लास्ट 11 साल से मोर देन 15 लाख लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम दे चुके हैं, जिससे उनको बताते हैं कैसे वो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। और वही आइडिया मैं आपको भी देने की कोशिश कर रहा हूं। तो कैसे स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग जो 20 साल के हैं। तो आप में से जो 20 साल के हैं एक बार चैट बॉक्स पे ये यस लिख सकते हैं, जो 20 साल से कम है या 20 साल के हैं। क्योंकि ये 20 साल के बच्चे बहुत आते हैं मेरे पास और मेरे को बोलते हैं वरुण समझ पड़ रहा है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये बता कितने से स्टार्ट करें। क्योंकि ज्यादा से स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा पैसा बन जाएगा, कम से स्टार्ट करेंगे तो कम पैसा बनेगा। तो कितने से स्टार्ट करें? तो मैं कई बार 20 साल के बच्चों को बोल देता हूं, ऐसे एक रैंडम नंबर देता हूं, उसके बाद मैं 30-40 सबकी बात करने वाला हूं कि 50,000 रुपीज से स्टार्ट कर दो। इस नंबर के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ऐसी एक रैंडम नंबर है। 50,000 रुपए से स्टार्ट करो। कंडीशन ये है कि अगर आप 20 साल के हैं तो 50,000 से स्टार्ट करना है, और ये 50,000 खुद कमाने हैं या खुद बचाने हैं। तो बच्चे मेरे को बोलते हैं मैं कैसे कमाऊंगा, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं। तो मैं उनको पूछता हूँ दिन भर क्या करते हो कॉलेज में? सबको पता है कुछ नहीं करते कॉलेज में। अगर कुछ नहीं करते तो शाम को कैफे कॉफी डे ज्वाइन कर लीजिए, बरिस्ता ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी कंपनी ज्वाइन करिए और वहां पे काम करिए। उससे क्या होता है, आप अपनी कंट्री और फैमिली दोनों के लिए क्या बन जाते हैं? एसेट। कैसे बनते हैं एसेट? ध्यान से देखिए। अगर आप कैफे कॉफी डे ज्वाइन करके सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कॉफी भी सर्व करते हैं, तो ये क्या है? सर्विस। आपको याद है इंडिया की जीडीपी की डेफिनेशन क्या थी? फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अगर आप सर्विस भी देते हैं, कॉफी भी सर्व करते हैं, तो इंडिया की जीडीपी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जब आप वर्कफोर्स ज्वाइन करके छोटा से छोटा काम करते हैं तो आप कंट्री के लिए क्या बन जाते हैं? एसेट, क्योंकि इंडिया की जीडीपी बढ़ती है। और उसके बदले आपको जो पैसा मिलता है उससे आप फैमिली के लिए क्या बन जाते हैं? एसेट, क्योंकि फैमिली को पैसा मिल गया। तो मैंने सारे बच्चों को बोल दिया कि अगर आप 20 साल के हैं तो कितने से स्टार्ट करना है? 50,000 रुपए से। कंडीशन ये है या तो खुद कमाना है या बचाना है। बचा कैसे सकते हैं? समझिए आपके फादर आपको गोवा घुमाने जा रहे थे, तो आपने बोला पापा मेरा गोवा कैंसिल कर दो, आप सब घूम के आ जाओ, जितने पैसे बचे मेरे को दे दो, इसको मैं क्या कर देता हूं? इन्वेस्ट। तो 20 साल के बच्चे मेरे को बहुत पूछते हैं, चलो अगर तुम्हारे बोलने पे मैंने इन्वेस्ट कर 50,000 रुपए इकट्ठे कर भी लिए, तो किस चीज के लिए इन्वेस्ट करूं? तो मैंने बोला सर सबसे पहले किसके लिए करना है? रिटायरमेंट के लिए। कब आने वाला है? 60 की उम्र में। तो बच्चे बोलते हैं वो तो बहुत लेट है। तो हमेशा बच्चों को बताते हैं सबसे पहले आपका मेन गोल क्या होना चाहिए? हेल्थ और वेल्थ को सिक्योर करना है। हेल्थ आपके हाथ में है, वेल्थ को कैसे सिक्योर करना है मैं आपको अभी बता रहा हूं। समझिए आपने 20 साल की उम्र में 50,000 इकट्ठे कर लिए और आपका रिटायरमेंट कब आएगा? एट द एज ऑफ 60। कितने साल हैं आपके पास? 40 ईयर्स हैं। तो वो मेरे को बोलते हैं ठीक है अगर मैंने 50,000 इकट्ठे कर दिए तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? इन्वेस्ट कहाँ करूं? तो मैंने बोला सर अगर कुछ नहीं आता, तो आज तो यही बात करी, कुछ नहीं आता तो निफ्टी खरीद लो। निफ्टी में कौन सी कंपनीज होती हैं? इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। रिटर्न कितना मिल जाता है? 18% मिला है। प्लानिंग करते हुए जनरली हम क्या लेते हैं? 15%। लेकिन एक्चुअली हिस्टोरिकल डेटा देखें तो 18% भी है। तो मैंने बोला 18% रिटर्न। और एक और इंडेक्स होता है जिसका नाम होता है नेक्स्ट 50 इंडेक्स। नेक्स्ट 50 में कौन सी कंपनीज होती हैं? 51 to 100। इन कंपनीज का साइज मुकेश अंबानी की कंपनी के साइज से क्या होता है? छोटा। अब छोटी कंपनी जब बैंक से लोन लेती है तो इनको रेट किस रेट पे मिलता है? मुकेश अंबानी के रेट पे मिलता है, मुकेश अंबानी के रेट से सस्ता मिलता है, या मुकेश अंबानी के रेट से हायर रेट पे मिलता है? तो छोटी कंपनीज को हायर रेट पे बोरो करना पड़ता है, इसलिए उनका रेट ऑफ रिटर्न भी क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन उनके बंद होने के चांसेस भी क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे निफ्टी की एक बास्केट आती है वैसे नेक्स्ट 50 की भी बास्केट आती है। जो कंपनीज खराब करेंगी इंडेक्स से बाहर निकाल दिया जाएगा, जो अच्छा करेंगी वो इंडेक्स में ऐड कर दिया जाएगा। क्योंकि जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो छोटी कंपनीज फास्टर ग्रो करती हैं। लेकिन नेक्स्ट 50 का रिटर्न कई लोग बोलते हैं क्योंकि ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो इसका रिटर्न भी निफ्टी से हल्का सा ज्यादा होता है, से 20% होता है।
बट बहुत ध्यान से सुनिए, मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी आज घर जाके नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट 50 में जो उतार चढ़ाव होगा, वोलेटिलिटी, वो बहुत ज्यादा होगी और आप में से काफी लोग बिना हार्ट अटैक के इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नेक्स्ट 50 में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो। तो आज वालों को मैं उतनी नॉलेज नहीं दे पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है। तो आपको कहां करना है? निफ्टी में ही इन्वेस्ट करना है। अच्छा, अब निफ्टी में इन्वेस्ट किया तो कितने साल के लिए कर दिया? 40 साल के लिए। आज कितने साल के हैं आप? 20 साल के हैं। अगर मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया और इस पे 18% रिटर्न मिल गया तो क्या होगा अगले साल? इंटू 1.18, मतलब पैसा हो जाएगा 59,000। कभी 59,000 से ज्यादा, कभी 59,000 से कम। बट हमने बोला चिंता नहीं है, ज्यादा कम तो चलता रहेगा, जैसे वॉरेन बफेट सर का हुआ, कभी ज्यादा कभी माइनस। लेकिन अगर कम है तो दुखी मत होना, बाद में ठीक हो जाएगा। ज्यादा है तो खुश मत होना, बाद में ठीक हो जाएगा। बट अगर ये 59,000 18% पे कंपाउंड करते ही गया, कितने साल के लिए? 40 साल के लिए। 1 से स्टार्ट किया था तो कितने तक जाऊंगा? 41 तक जाऊंगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया है, 0 से स्टार्ट नहीं किया। क्या आप में से कोई गेस करना चाहेगा? 50,000 इन्वेस्टेड वंस, 50,000 इन्वेस्टेड वंस फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 40 ईयर्स, कंपाउंडेड एट व्हाट रेट? 18% पर एनम। कितना बन जाएगा जब तक बच्चा रिटायर होगा? ये नंबर बन जाएगा समवेयर अराउंड 3.75 करोड़। कंपाउंडिंग इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। किसके लिए कितना इन्वेस्ट किया था? 50,000 रुपीज। जितने भी लोगों को रिटायरमेंट तक 3.75 करोड़ चाहिए, उनको कितने से स्टार्ट करना है? 50,000 से स्टार्ट करना है। चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, जितने लोगों को रिटायरमेंट तक 37.5 करोड़ चाहिए, उनको कितने से स्टार्ट करना है? उनको स्टार्ट करना है 5 लाख रुपए से। तो मैं तो सारे बच्चों को बोलता हूं, लग जाओ, पूरी इंजीनियरिंग, पूरा बीकॉम, पूरा ग्रेजुएशन, कॉलेज खत्म होने होने तक 5 लाख रुपए कमा लो। उसके बाद इन्वेस्ट कर दो, रिटायरमेंट सिक्योर। जितना भी पैसा महीने के महीने कमाएंगे उससे लाइफ क्या करेंगे? इंजॉय करेंगे। फिर बच्चे मेरे को बोलते हैं, बोल तो सही रहा है, लेकिन किसी बच्चे ने मेरे को बोला, अगर मेरे पास आज 50,000 आ जाए तो मैं इन्वेस्ट कर दूं, या मेरा तो मन है कि मैं एक फोन खरीद लूं, अपना मोबाइल फोन, वन प्लस खरीद लूं, आईफोन खरीद लूं। तो बहुत लोग बोलते हैं, या मैं फोन खरीदूं या इन्वेस्टमेंट करूं। तो आप सबको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, कैसे पता करते हैं कि क्या करना चाहिए, और बड़ा सिंपल तरीका है। कभी भी आपका मन करे फोन खरीदने का, तो हिसाब लगाइए, 50,000 दिए, नया फोन खरीदा, इससे बहुत खुशी होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जबरदस्त मजा आता है नए फोन लेने में। लेकिन अगर मैं ये फोन नहीं लेता और इन्वेस्ट कर देता हूं, तो रिटायरमेंट तक 3.75 करोड़ हो जाएंगे। 2 मिनट अपने आप को दीजिए, बस 2 मिनट हमेशा देने हैं, 2 मिनट। और क्या पूछना है? रिटायरमेंट पे 3.75 करोड़ की खुशी बढ़ी या आज के फोन की खुशी बढ़ी? अगर आंसर आता है कि फोन की खुशी बढ़ी, तो बिना सोचे 2 मिनट बाद बाय कर लेंगे, हैप्पीनेस को डिले नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपकी खुशी फोन में ज्यादा थी तो फोन ले लीजिए। तो लोगों ने बोला फिर सेविंग होगी कैसे? तो मैंने बोला हो जाएगी, आप चिंता मत करो। कैसे हो जाएगी? सिर्फ फोन पे ये डिसीजन नहीं, ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आज से कुछ भी खरीदना होगा तो 2 मिनट वेट करेंगे। जैसे कैफे कॉफी डे में कॉफी पीने गए तो देखा 150 रुपए की चाय है, और मजा तो आएगा दोस्तों के साथ बैठ के। तो आपने बोला अगर 150 की चाय नहीं पीता और इन्वेस्ट करता हूं, तो फटाफट कैलकुलेट कर लिया फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, और फिर चेक किया मजा कितना आ रहा है। आपको शायद समझ पड़ जाएगा, इतना तो मजा ही नहीं आ रहा जितनी फ्यूचर वैल्यू आ रही है। अगर आप लाइफ में हर डिसीजन से पहले 2 मिनट रुकेंगे, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उस खुशी को इवेल्युएट करेंगे, तो धीरे 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 आप आराम से सेविंग की हैबिट बन जाएगी और आप इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे। ये तो उनके लिए हो गया जो कितने साल के हैं? 20 साल के हैं। अब ऐसे कितने लोग हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, मतलब बच्चे पैदा ही हुए हैं, तो लिख लेते हैं पैदा हुए हैं, मतलब उनकी एज क्या है? 0 है। तो मैंने अपने घर में एक रूल बनाया था कि जब भी मेरे दोस्तों के यहाँ, रिलेटिव्स के यहाँ बच्चा होता था, मैं सबके कार्ड वार्ड बनाता था, कॉन्ग्रेचुलेशन टू दादा, मामा, नाना, चाचा, और सबको कार्ड देने जाता था। जब सब कार्ड देखते थे तो चेहरे पे बच्चे की फोटो देख के स्माइल आ जाती थी। तो मैं उनको पूछता था कि आप बच्चे को गिफ्ट विफ्ट देंगे? तो लोग बोलते थे क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे बच्चे को गिफ्ट। तो मैंने कार्ड के पीछे लिख दिया था, इन गिफ्ट वी प्रिफर ओनली कैश। हम गिफ्ट में क्या लेते हैं? सिर्फ कैश। टॉय वॉय मत देना, कपड़ा वपड़ा मत देना, कैश दे देना। अब जब बच्चा पैदा होता है
तो इंडिया में तो लोग लाखों रुपए इकट्ठा और इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। मैं तो बात कर रहा हूं कि अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो तो 50,000 रुपए तो इकट्ठा कर सकते हैं आप। और वो भी कहां से करना है, कुछ अपने डाल दीजिएगा, कुछ नाना चाचा मामा भतीजा यही लोग दे देंगे। तो हमने बोला 50,000 रुपए से स्टार्ट किया जब बच्चा पैदा हुआ। जो बच्चा आज पैदा हुआ उसका रिटायरमेंट कितने साल बाद है, उसका रिटायरमेंट है 60 ईयर्स बाद। तो बताइए, अगर बच्चा पैदा होते ही हमने 50,000 इन्वेस्ट कर दिया और गलती से उस पर 18% का रिटर्न मिल गया जैसा मिला है, तो ये 18% से कंपाउंड होता रहेगा। कितने साल कंपाउंड होगा, 60 साल के लिए कंपाउंड होगा। क्या आप में से कोई गेस करना चाहता है, 50,000 इन्वेस्टेड वंस, 50,000 जो एक बार इन्वेस्ट किया, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर 60 ईयर्स, कंपाउंडेड एट व्हाट रेट, कंपाउंडेड एट 18% पर एनम। कितना पैसा बन जाएगा, आप में से कोई गेस करना चाहता है? हियर इट इज, द नंबर इज एन एस्टोनिशिंग 102 करोड़, 102 करोड़। कितने से स्टार्ट किया था, 50,000 रुपए। तो मैं हर सेशन में ये बताता हूं कि मेरी लव मैरिज हुई है और मैं और मेरी वाइफ सेम स्कूल में थे, और मैंने उसको स्कूल में बोलना चालू कर दिया था दैट आई वांट टू गेट मैरिड टू यू, और उसने मेरे को बोला नहीं तेरे में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो लास्ट में मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको कैसे कन्विंस करूं। तो कन्विंस करने के लिए मैं अपना लैपटॉप ले गया और मैंने उसको लैपटॉप पे कैलकुलेट करके बताया ऐसे बनते हैं 102 करोड़, एंड शी सेड यस आई वांट टू मैरी यू। दिस इज हाउ वी गॉट एक्चुअली मैरिड। बट शादी होने के बाद उसने मेरे को बोलना चालू किया ये क्या 102 करोड़, 102 करोड़। ये 102 करोड़ तो तब है ना जब बच्चा कितने साल का हो जाएगा, 60 साल का हो जाएगा। तब तक इन्फ्लेशन का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा, उसका तो हिसाब लगाओ। तो अब मैं हिसाब उसका भी लगा के बता देता हूं। जब बच्चा 60 साल का होगा तो हमारे पास कितने होंगे, 102 करोड़। लेकिन 60 सालों में इन्फ्लेशन बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, आरबीआई बार बार बोलती है द कंफर्टेबल रेंज फॉर इन्फ्लेशन इज 4% प्लस और माइनस 2%। यानी अगर इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा हो गया तो आरबीआई क्या बोलेगी, महंगाई ज्यादा हो रही है, इंटरेस्ट रेट ऊपर करो, लोगों की बाइंग पावर कम करो क्योंकि लोन महंगे हो गए, डिमांड कम करो, महंगाई नीचे लेके आओ। अगर 2% से नीचे हो गई तो आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट नीचे करेगी, लोन सस्ते करेगी, सबको एंकरेज करेगी कि सामान खरीदो ताकि डिमांड बढ़े और इन्फ्लेशन बढ़े। तो मान लेते हैं महंगाई हर साल कितने परसेंट से बढ़ेगी, 6% से महंगाई बढ़ते रहेगी। अगर महंगाई 6% से बढ़ते रही तो आज जो चीज 1 रुपए की है वो अगले साल कितने की हो जाएगी, 1 रुपया 6 पैसे की। 6% से बढ़ते जा रही है, कभी ज्यादा कभी कम। और अगर ये 6% से बढ़ते ही गई फॉर 60 ईयर्स, तो जब तक बच्चा 60 साल का होगा और उसके पास 102 करोड़ रुपए होंगे, इन्फ्लेशन वुड हैव गॉन अप बाय हाउ मेनी टाइम्स, महंगाई इन्फ्लेशन वुड हैव गॉन अप बाय समवेयर अराउंड 32.98 टाइम्स। मतलब बच्चे के पास तो होंगे 102 करोड़, लेकिन 102 करोड़ की खरीदने की क्षमता 32.98 टाइम से कम हो गई होगी। तो उस टाइम पे 102 करोड़ से बच्चा उतना अमीर महसूस करेगा जितना आज आप कितने पे करते हैं, 3.11 करोड़। बट सोचिए, आज किसी को रिटायरमेंट पे 3.11 करोड़ दे दें तो बहुत बड़ी बात है, और आपको डबल देना है तो 50,000 के बजाय 1 लाख से इन्वेस्ट कर लीजिए। हम तो बार बार गवर्नमेंट को बोल रहे हैं ये हमारी कंट्री का सोशल सिक्योरिटी प्लान होना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है, फादर मदर को क्या करिए, 50,000 का इन्वेस्ट करने के लिए टैक्स ब्रेक दीजिए। बच्चा पैदा हुआ उसके नाम पे 50,000 इन्वेस्ट करने को दीजिए, उस पर टैक्स में छूट दीजिए और 60 साल का लॉक इन लगा दीजिए। जब बच्चा बड़ा होगा ना वो फैमिली पे डिपेंडेंट होगा, बच्चों पे डिपेंडेंट होगा, ना सरकार की सब्सिडी पे डिपेंडेंट होगा। ये हमारी कंट्री का सोशल सिक्योरिटी प्लान बन सकता है। बच्चा पैदा होते ही इन्वेस्ट करना आपको सिखाना चाहिए, और कहां, इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना सिखाना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी मतलब कुछ नहीं आता तो सेंसेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में इंडस्ट्री का रिटर्न हमेशा बैंक के रिटर्न से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो अभी आप में से कई लोग क्या सोच रहे होंगे, ये तो उनके लिए हो गया, ये तो उनके लिए हो गया जो कितने साल के हैं। ये क्वेश्चन मेरे से पूछते रहिएगा संदीप सर, लास्ट Q&A सेशन में आपने बोला ये तो उनके लिए हो गया जो 20 साल के हैं, जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं।
लेकिन मैं तो 30-40 हुआ हूं। तो Q&A सेशन के टाइम में क्या करने वाला हूं, जो 30-40 ईयर के लोग हैं वो अपना रिटायरमेंट कैसे प्लान करें आज से वो बताऊंगा। 50-60 वाले जो लोग हैं उनके पास अगर लमसम आ जाए तो वो आज से अपने लमसम पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें ये भी बताऊंगा, लेकिन ये कब करेंगे, Q&A सेशन में। अभी क्या करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज होती है व्हाट टू बाय, तो मैंने आपको सिखाया कुछ नहीं आता तो इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर लीजिए। लेकिन ज्यादा यूजफुल चीज होती है व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, यानी कि सेंसेक्स निफ्टी को खरीदना है लेकिन सस्ते पे खरीदना है और प्रीमियम पे बेचना है। तो किसी ने वॉरेन बफेट को पूछा आप कैसे इन्वेस्ट करते हो, तो वो हमेशा बोलते हैं बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो बोलते हैं दुनिया में हर एक चीज की एक फेयर वैल्यू होती है। जब सब बोलते हैं ये वर्स्ट है तो प्राइस नीचे आ जाता है और मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू से नीचे आके क्या मिलता है, डिस्काउंट। और जब सब बोलते हैं कि इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है तो मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू से क्या हो जाती है, ऊपर, और वो खरीदने के लिए क्या भरना पड़ता है, प्रीमियम। तो वॉरेन बफेट बोलते हैं गोल्ड हो, स्टॉक हो किसी कंपनी का, या निफ्टी हो या घर हो, हमेशा डिस्काउंट पे खरीदो और प्रीमियम पे बेच दो। इनफैक्ट उनका कोट भी है, स्टॉक्स और सॉक्स, वी ऑलवेज लाइक टू बाय क्वालिटी मर्चेंडाइज एट अ डिस्काउंट। स्टॉक्स और सॉक्स, वी ऑलवेज लाइक टू बाय क्वालिटी मर्चेंडाइज एट अ डिस्काउंट। अभी वॉरेन बफेट सर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं पहले वो समझ लेते हैं, व्हेन टू बाय व्हेन टू सेल के लिए। वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि 1980 में सेंसेक्स की वैल्यू चल रही थी से 100, और यहां से एक बहुत बड़ा बूम आया 1985। आज हम बात कर रहे हैं सर मोहित सर, अभी देखिए 1985 में एक बहुत बड़ा बूम आया और मार्केट 100 से बढ़ के 700 पॉइंट्स आ गई। जैसे ही 700 पॉइंट हुई तो मेरे जैसे लोग आपके घर पहुंचे, हमने बोला कहां करते हो इन्वेस्ट, तो आपने बोला सेंसेक्स निफ्टी से बढ़िया कुछ है ही नहीं, 5 साल में कितने गुना बढ़ गया है, 7 गुना। ऐसा हिस्टोरिकल डेटा देख के सबको समझ पड़ गया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। उस टाइम पे लोगों ने बोलना चालू किया अपना घर भी बेच दो और पैसा कहां डाल दो, स्टॉक मार्केट में। क्यों, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा बहुत अच्छा था। जिसने अपना घर बेच के पैसा स्टॉक मार्केट में डाला उसको वापस कुछ नहीं मिला। 1987 तक 700 पॉइंट का इंडेक्स मान लेते हैं 250 पॉइंट के आसपास आ गया, मतलब 50% से ज्यादा का करेक्शन। और जब सेंसेक्स निफ्टी 50% गिरता है तो सुजलॉन, आरकॉम, पुंजलॉयड जो आपके फेवरेट स्टॉक्स होते हैं वो तो दिखना ही बंद हो जाते हैं और लोग कसमें खाते हैं कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। एग्जैक्टली 5 साल बाद 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के टाइम ये 3000 हो गया, 250 से 3000। लोगों ने बोला घर क्या गहने भी बेच दो, लोगों ने घर गहने सब कुछ बेचे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और सब कुछ गया, कुछ नहीं मिला। 1995 तक से 1250 के आसपास आ गया और लोगों ने बोला इससे बेकार कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनके फेवरेट स्टॉक सुजलॉन, आरकॉम, पुंजलॉयड वो तो दिखना ही बंद हो गए। फिर 2000 में एक डॉट कॉम बबल आया, मार्केट की वैल्यू 6000, 2002 में मार्केट गिर के 2500, 2007 में इंडिया की स्टॉक मार्केट का गोल्डन पीरियड 21,000, इंडिया नंबर 1, मनमोहन सिंह बेस्ट है। फिर 2008 में मार्केट 8000, फिर करते 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 आज कहां पहुंच गए हम, 60,000। ये चार्ट देख के आपके दिमाग में 3 बेसिक चीजें आनी चाहिए कि यार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 सिंपल तरीके हैं। क्या तरीका है, पहला तरीका है बाय एंड होल्ड, खरीदो और होल्ड ही करते रहो, जिसमें मनमोहन सिंह बेस्ट है, वर्स्ट है, कारगिल वॉर, केतन पारिक स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, आपने ध्यान ही नहीं दिया। ये एक तरीका है इन्वेस्ट करने का, बिकॉज नो मैटर व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ। दूसरा तरीका है कि इस पीरियड में आप एसआईपी करते रहते, ऊपर गई तो भी इन्वेस्ट किया, नीचे गई तो भी इन्वेस्ट किया, बीच में नीचे चले गई तो खुश हो गए क्योंकि आप ज्यादा यूनिट आएंगे। लेकिन तीसरा जो सबसे प्रोडक्टिव तरीका है इन्वेस्ट करने का, सबसे यूजफुल तरीका है, वो है नीचे डिस्काउंट पे क्या कर लिया, बाय, और जब पीक पे गया तो क्या कर दिया, सेल। फिर वापस डिस्काउंट पे आया तो क्या किया, बाय, और पीक पे क्या कर दिया, सेल। फिर डिस्काउंट पे बाय और पीक पे क्या किया, सेल। अब आप में से कई लोग बोलेंगे यार लेकिन ये पता कैसे करेंगे कि डिस्काउंट पे खरीदना था और प्रीमियम पे बेचना था, ये पता कैसे लगेगा कि डिस्काउंट कब है और प्रीमियम कब है, यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आज मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट 10-15 मिनट में आपको यह बताऊंगा कि अगर आप नो नथिंग इन्वेस्टर हैं,
अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता तो भी आप कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट सस्ती कब होती है और मार्केट महंगी कब होती है? बहुत तरीके हैं पता करने के कि सस्ती कब है, महंगी कब, लेकिन मैं दो सिंपल तरीकों से आपको बताऊंगा कि कैसे पता करें कि सस्ती कब और महंगी कब। पहला तरीका बता रहा हूं, दो मैगजीन लगा लीजिए। तो एक तरीका मजाक वाला तरीका होगा और एक सीरियस तरीका होगा, दोनों ही तरीके देखेंगे। पहला मजाक वाला तरीका, दो मैगजीन्स लगा लीजिए अगर आप जानना चाहते हैं मार्केट सस्ती कब है और मार्केट महंगी कब है। तो लोगों ने बोला कौन सी मैगजीन? मैंने बोला पेपर पेन ले लीजिए सर, मैगजीन का नाम नोट करना है, ये मैगजीन कितने की भी आए आपके घर तो आनी ही चाहिए। और वो दो मैगजीन का नाम है सरिता और विमेंसरा। सरिता, विमेंसरा, मेंस हेल्थ, ऐसी कोई भी मैगजीन लगा लीजिए जिनका स्टॉक मार्केट से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। मैंने मेंस हेल्थ जानबूझ के लिखा है ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन कर रहा हूं। ऐसी कोई भी दो मैगजीन जिनका स्टॉक मार्केट से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। तो आप में से कई लोग बोलेंगे ये क्या मजाक है यार, तो समझते हैं। कभी सरिता विमेंसरा मैगजीन में लिखती है कि इस हफ्ते निफ्टी ऊपर है? नहीं। क्यों नहीं लिखती? क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस जानना ही नहीं चाहती कि निफ्टी कहां है। लेकिन कभी कभी मार्केट इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है कि सरिता विमेंसरा को भी एक आर्टिकल लिखना पड़ जाता है। जैसे घर के प्राइस इतने बढ़ते हैं, कई बार इतने बढ़ते हैं कि हर घर में बात चलती है, इन्होंने इन्वेस्ट किया, इनके घर का प्राइस बढ़ गया, इन्होंने इन्वेस्ट किया, इनके घर का प्राइस बढ़ गया। तो सरिता को समझ पड़ता है कि पूरा हिंदुस्तान क्या खरीदना चाहता है? घर खरीदना चाहता है। तो सरिता एक आर्टिकल लिखती है, अपने सपनों के घर में कैसे निवेश करें। जिस दिन सरिता अपने सपनों के घर में कैसे निवेश करें का आर्टिकल लिख दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि सभी लोग हिंदुस्तान में क्या खरीद रहे हैं? घर खरीद रहे हैं। और उस दिन शायद आपको अपना घर भी बेच देना चाहिए। उसी तरीके से जब मार्केट बहुत बढ़ती है तो घर घर में बात होती है, इन्होंने इन्वेस्ट किया, इनका पैसा बढ़ गया, इन्होंने इन्वेस्ट किया, इनका पैसा बढ़ गया, हम ही रह गए। तो सरिता को समझ पड़ता है कि पूरा हिंदुस्तान क्या खरीदना चाहता है? घर। और फिर वो आर्टिकल लिखती है। और कैसे लिखती है? दिखाती है अगर 2003 में इन्वेस्ट किया होता तो 2008 तक मार्केट यहां होती, बैंक में किया होता तो इतना ही, घर में किया होता तो इतना ही, गोल्ड में किया होता तो इतना ही। स्टॉक मार्केट से बढ़िया कुछ है ही नहीं। और एक बंदे की फोटो भी होती है जिसके दोनों हाथ ऊपर होते हैं और वहां पे लिखी होती है। जिस दिन भी ऐसा आर्टिकल आ जाए क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए। क्योंकि ऐसा आर्टिकल जब पूरा हिंदुस्तान यूफोरिया में हो, पूरा हिंदुस्तान ऑप्टिमिस्टिक हो फ्यूचर को लेके, तभी आता है। सिमिलरली जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुई तो सरिता मिंसरा वाले को क्या फर्क पड़ता है? फिर गिरते 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 इतनी बुरी तरह गिरी कि 2009 में सबने बोला हालत खराब हो गई। तो सरिता ने बोला एक आर्टिकल तो बनता है। और फिर वो दिखाते हैं अगर 2008 में इन्वेस्ट किया होता तो 2009 में ये हो गया होता, इससे अच्छा तो बैंक में रख लिया होता। डॉक्टर मनमोहन सिंह का सिर्फ मनमोहन सिंह रह जाता है। और एक गोल्डन कलर की बुल गिरी होती है, गोल्डन कलर की बुल, बुल मतलब पॉजिटिव, बेयर मतलब नेगेटिव। एक गोल्डन कलर की बुल गिरी होगी, उस पर चाकू लगा होगा, नीचे खून दिखाया होगा और लिखा होगा ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट। इस दिन बाय करने का सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि पूरा हिंदुस्तान किसमें आ गया है? फियर में। और इतना फियर में आ गया है कि सरिता विमेंसरा को भी आर्टिकल लिखना पड़ा। तो कई लोगों ने बोला फिर लगा लें क्या मैगजीन, दो मैगजीन खरीद लें क्या? तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हो सर, हम वॉरेन बफेट फॉलोअर्स हैं। 150 रुपए की मैगजीन आती है, 150 की मैगजीन खरीदने के बजाय 150 का निफ्टी ना खरीद लें? तो लोगों ने बोला लेकिन अगर निफ्टी खरीदेंगे तो पता कैसे लगेगा कि खरीदना कब है? तो मैंने बोला पता करने के लिए मैगजीन खरीदने की जरूरत नहीं है सर, सिर्फ मैगजीन स्टैंड पे जाना है, सरिता, वनीता, विमेंसरा, इनके कवर पेज पढ़ने। कभी भी सरिता, वनीता, विमेंसरा के कवर पेज पे ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए कि गृहिणी शेयर बाजार में कैसे निवेश करे, हाउ कैन अ हाउसवाइफ इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, गृहिणी शेयर बाजार में कैसे इन्वेस्ट करेगा, आर्टिकल का मतलब ही है कि सरिता सबको बता रहा है कि सभी को इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि पैसा बहुत बन गया है, बहुत आसान होता है, आप सब भी सीखिए कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। जब यह आर्टिकल छप जाए कि गृहिणी शेयर बाजार में कैसे निवेश करे तो समझ जाइए यूफोरिया अपने पीक पर है, एवरीबडी इज बाइंग, एंड इफ एवरीबडी इज बाइंग तो प्रीमियम पीक पर है और उस दिन क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए। सिमिलरली जब मार्केट बहुत बुरी तरह गिरती है तो सरिता के कवर पेज पे ऐसा आर्टिकल आ जाएगा कि आर्थिक मंदी से कैसे जूझें, हाउ टू डील विद द फाइनेंशियल रिसेशन। जब सरिता विमेंसरा हाउ टू डील विद द फाइनेंशियल रिसेशन का आर्टिकल छाप दे
तो समझ जाना चाहिए कि रिसेशन इतनी बुरी तरह बढ़ चुका है कि हर एक लाइफ को टच कर चुका है और फियर पीक पर है, किसी को फ्यूचर पे भरोसा नहीं है। इसीलिए क्या मिल रहा होगा, डिस्काउंट, और वहां पे क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। क्या बाय करना चाहिए, हीरो होंडा बाय नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो लीड करेगा, कोई और लीड करेगा, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक आए, हाइड्रोजन आए, कोई भी आए, जो अच्छा करेगा वो इंडेक्स में ऐड हो जाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका, सरिता विमेंसरा वे, जो एक मजाक वाला तरीका है। तो कई लोग बोलते हैं यार थोड़ा ये मजाक वाला तरीका ज्यादा हो गया, तो मैं कई बार बोलता हूं सर लगता है मजाक, बट है बहुत इफेक्टिव तरीका। लेकिन अगर आप सीरियस तरीका जानना चाहते हैं तो अगला तरीका, जिसमें मैं एग्जैक्ट डेट्स निकाल के आपको बताऊंगा कि कैसे पता करते हैं व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, वो तरीका है आईपीओ वे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके लिए थोड़ी सी इकोनॉमिक्स समझनी है, तो कंसंट्रेशन बढ़ा लीजिए, मेरे साथ समझिए कि आईपीओ होता क्या है। तो बहुत लोगों को पता है, किसी भी कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो वो अपने शेयर्स किसको दे देती है, पब्लिक को दे देती है, और पब्लिक उसके बदले कंपनी को क्या दे देती है, पैसा दे देती है। उस पैसे से कंपनी काम करती है, प्रॉफिट हुआ तो सबका प्रॉफिट, पब्लिक भी शेयर होल्डर है, लॉस हुआ तो सबका लॉस, पब्लिक ही शेयर होल्डर है। अब आपको समझना चाहिए ये आईपीओ में पैसा रेस करने के बजाय दूसरा तरीका कंपनी के पास क्या होता है जिससे वो मनी रेस कर सकती है। जैसे मेरा एग्जांपल लेते हैं, तो मान लेते हैं वरुण को अपना बिजनेस बड़ा करना है, तो उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो वरुण ने बोला बिजनेस बड़ा करने के लिए पैसा चाहिए, कहां से जाऊं। शायद सबसे पहले दिमाग वरुण में आएगा कि वो पहले क्या ले लेते हैं, बैंक जाते हैं और बैंक से क्या ले लेते हैं, लोन। तो मैं बैंक के पास गया कि मुझे अपने बिजनेस को बड़ा करना है, कुछ पैसा चाहिए, तो पैसा दे सकते हो क्या। मान लेते हैं बैंक ने बोला आप हमसे 100 रुपीज का क्या ले लो, लोन ले लो। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया है, इसके बदले आप क्या लोगे। तो बैंक ने बोला इसके बदले हम 10 रुपए का क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने सोचा 100 रुपए में लोन ले लेता हूं और 10% क्या भरना है, इंटरेस्ट, मतलब 10 रुपए। और मुझे लगा मेरे बिजनेस का रिटर्न तो 30-40% है, मतलब मैं 100 रुपए लगाऊंगा, 30 रुपए कमाऊंगा, 40 रुपए कमाऊंगा, उसमें से 10 रुपए बैंक को दे दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं बड़ा खुश था। तो मैं बैंक से लोन लेने जा ही रहा था कि अचानक से आप आ गए। आप मतलब पब्लिक। पब्लिक ने मेरे को बोला वरुण क्या बात कर रहा है, 4800 लोग सेशन में बैठे हुए हैं, मुझे तेरा बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो मैंने बोला आप भी करना चाहते हो, आपने बोला हाँ। तो मैंने बोला आप कितना पैसा दे दोगे। तो मान लेते हैं आपने बोला हम भी 100 रुपीज तेरे को देने को तैयार है, तू बैंक से मत ले। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपसे 100 रुपीज ले तो लूंगा, उसके बदले आप मेरे से क्या लोगे। तो आपने बोला भाई बैंक इंटरेस्ट लेता है, हम इंटरेस्ट नहीं लेते। पब्लिक जब आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लेती, वो लोन नहीं लेने वाली, उसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और उसके बदले वो आपकी कंपनी में क्या लेती है, हिस्सा, यानी शेयर्स लेती है आपकी कंपनी के, यानी इक्विटी लेती है, यानी पार्टनरशिप लेती है। तो आपने बोला हम तेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, 100 रुपए देने को तैयार हैं, उसके बदले मेरे को तुम्हारी कंपनी में क्या चाहिए, पार्टनरशिप। तो मैंने बोला कितने परसेंट की पार्टनरशिप चाहिए। मान लेते हैं आपने बोला कि हमको 10% की पार्टनरशिप चाहिए। तो मैंने सोचा अगर मैं आपको 10% की पार्टनरशिप दूंगा तो मुझे क्या नुकसान, क्या फायदा होगा। तो बहुत ध्यान से देखिए कैसे सोचूंगा। समझिए मेरी कंपनी का नेट प्रॉफिट 90% रह जाएगा, यानी 90 रुपीज, और 10 रुपए किसको देने पड़ेंगे, आपको देने पड़ेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैंने बैंक से पैसा लिया तो बैंक मेरे को 100 दे रहा है और साल के एंड में कितना देना है, 10 रुपए देने हैं। चैट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइए कि अगर मैंने बैंक से 100 रुपीज लोन लिए और मैं उनको 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए दे रहा हूं बैंक को, लेकिन अचानक से मेरा बिजनेस फ्यूचर में अच्छा कर जाता है, यानी प्रॉफिट 200 हो जाता है, 300 हो जाता है, 400 हो जाता है, तो क्या बैंक मेरे को ये बोलेगा कि वरुण अब तुम 10 रुपीज मत दो, मेरे को 20 दो, 30 रुपीज दो। तो बहुत ध्यान से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे सोच के बताइए। अगर मैंने बैंक से 100 रुपीज लिया और मैं उनको 10 रुपए 10 रुपए 10% इंटरेस्ट पे करते जा रहा हूं, अगर मेरा फ्यूचर में प्रॉफिट 200 300 400 500 हो जाए, तो क्या बैंक बोलेगा वरुण अब तो तुम बहुत पैसा कमा रहे हो, हमको 10 रुपीज नहीं
मेरे को 20 दो, 30 दो, नहीं। लेकिन पब्लिक ये बोल रही है हो जाए, अगर फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट 200 रुपीज हो जाए तो क्या पब्लिक मेरे से 10 रुपीज मांगेगी या पब्लिक मेरे से ज्यादा मांगेगी? पब्लिक बोलेगी हमारा तो 10% का हिस्सा है, तो 200 के ऊपर 10% मतलब 20 रुपीज मेरे को चाहिए। अगर मेरा और मेरे पास कितना बचेगा? मेरे पास बेसिकली 180 बचेगा। और अगर मेरा नेट प्रॉफिट 300 हो जाए तो पब्लिक क्या बोलेगी? हमको 30 रुपीज दो, क्योंकि मेरे को अब प्रॉफिट क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो यानी पब्लिक क्या मांगेगी? मेरे से ज्यादा मांगेगी, क्योंकि वो मेरे कंपनी में क्या बन गए हैं? पार्टनर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आपको मुझे चैट बॉक्स पे फिर से आंसर करना है। उसके लिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिए और देखते हैं कितने लोग सही आंसर बता पाते हैं। समझिए, मैं अपने बिजनेस के लिए मनी ढूंढ रहा हूं, पैसा ढूंढ रहा हूं, और मैं एब्सोल्युटली श्योर हूं। पहला एजम्पशन लिख लीजिए कागज पे कहीं। एजम्पशन है कि आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि जब मेरे पास पैसा आएगा तो मेरा बिजनेस फ्यूचर में उसका प्रॉफिट ग्रो होगा ही होगा। आई एम एब्सोल्युटली श्योर। अगर मैं एब्सोल्युटली श्योर हूं कि मेरा बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करेगा ही करेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो बताइए मैं 100 रुपीज पब्लिक से लूंगा या बैंक से लूंगा? क्वेश्चन वापस सुनिए। मैं पैसा लेने वाला हूं 100 रुपीज, पब्लिक से भी ले सकता हूं, बैंक से भी ले सकता हूं। बैंक से 100 लूंगा तो 10 ही 10 देना पड़ेगा। पब्लिक से 100 लूंगा तो आज 10 देना पड़ेगा। फ्यूचर में अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो 20, 30, 40। अगर मैं एब्सोल्युटली श्योर हूं कि मेरा फ्यूचर में नेट प्रॉफिट इंक्रीज होने ही वाला है, एब्सोल्युटली श्योर, 100% श्योर हूं, तो मैं पैसा किससे लूंगा? तो जैसा आप सभी लोग लिख रहे हैं, मैक्सिमम लोग, मैं अधिकतर पैसा किससे लूंगा? बैंक से ही लूंगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब मार्केट्स डाउन होती हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, जब मार्केट्स डाउन होती हैं तो कोई आईपीओ आता ही नहीं है। बता सकते हैं क्यों नहीं आता आईपीओ? क्योंकि मार्केट जब नीचे होती है तो कंपनी का मालिक क्या बोलता है? भाई पब्लिक को सस्ते में बेचने से अच्छा पैसा बैंक से ही ले लो। लेकिन फिर एक कंपनी का आईपीओ आता है, उससे उसका प्राइस बढ़ता है, दूसरी कंपनी का आईपीओ आता है, उसका प्राइस बढ़ता है, तीसरी कंपनी का आईपीओ आता है, उसका प्राइस बढ़ता है। जब सीरीज ऑफ आईपीओ आते हैं जिसमें सारे आईपीओ को फायदा होता है तो पूरे हिंदुस्तान को समझ पड़ जाता है कि पैसा कमाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? आईपीओ में इन्वेस्ट करो।